जय हिंद। 10th क्लास एसएसटी में हमारा टॉपिक चल रहा है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें हम कई पैराग्राफ कर चुके हैं। पहला टॉपिक हमारा कंटिन्यू था स्टूडेंट्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे है स्टूडेंट्स हाउएवर in the areas conquered, the reactions of the local population to French rule were mixed. लोकल पीपल्स का फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लेकर रिएक्शन मिला जुला था। इनिशियली इन मैनी प्लेस सच एज होलैंड, स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज लाइक ब्रुसल्स, मिलान एंड वर्सोवा द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी। कुछ जगह पर जैसे कि होलैंड, स्विट्जरलैंड और ब्रुसल्स, मिलान, वर्सोवा में फ्रेंच आर्मीज़ का स्वागत इस ढंग से किया गया कि इनको हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी के आज़ादी के वीर के रूप में इसको दिखाया गया। स्टूडेंट्स ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट इनिशियल एंथुजिज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी एज इट बिकम क्लियर दैट the new administrative arrangements did not go hand in hand with the political freedom। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे ये कह रहा है मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि बट द इनिशियल एंथुजिज्म, यह शुरुआती जो उत्साह था, इनिशियल एंथुजिज्म जो था, ये जल्दी ही दुश्मनी, हॉस्टिलिटी किसको बोलते हैं स्टूडेंट? दुश्मनी। ये शुरुआती उत्साह दुश्मनी में बदल गया। ये शुरुआती जो उत्साह था ये हॉस्टिलिटी में बदल गया। एंड एज इट बिकम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो थी वो राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कॉन्क्रीट द रेस्ट ऑफ यूरोप ऑल सीम टू आउटवेट एन एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज। बढ़े हुए कर, इंक्रीज इन टैक्सेशन, बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे, फ्रेंच आर्मीज में बचे हुए क्षेत्रों को जीतने के लिए जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान, प्रशासनिक परिवर्तन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, प्रशासनिक परिवर्तन से मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे। यानी कि फ्रांस को ये महसूस देने लगा कि जो बिना जीते हुए क्षेत्र है उनको जीतने के कारण फ्रेंच आर्मी में जो जबरन भर्ती की जा रही थी उसके नुकसान कहीं ज़्यादा थे जीतने वाले क्षेत्र की तुलना में। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 8। आगे आप देख सकते हैं, इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी, अगर आप मिड 18th सेंचुरी के नक्शे को देखें तो इस यूरोप यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट्स। तब कोई भी नेशन स्टेट्स नहीं हुआ करते थे। अगर आप 18वीं सदी के 18th सेंचुरी के मिड 18th सेंचुरी के नक्शे को देखें, मध्य 18वीं शताब्दी के नक्शे को देखें तो आप पाएंगे कि उस समय स्टूडेंट्स कोई भी नेशन स्टेट्स नहीं हुआ करते थे। एज वी नो देम टुडे, जैसा आज हम उनको जानते हैं। मीन्स टू से जैसा आज हम नेशन स्टेट्स के रूप में यूरोप को जानते हैं वो पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। व्हाट वी नो टुडे जर्मनी, आज हम जर्मनी को जानते हैं। जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ठीक है, के रूप में जानते हैं। और ये एक ऑटोनोमस टेरिटरीज हैं। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्ची विद द territories of which lived diverse people। स्टूडेंट आज हम
जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जिन देशों को जानते हैं, पहले वो देश नहीं हुआ करते थे। वे तब राजशाहियों, डचीज और कैंटून्स में बटे हुए थे। तब वे राजशाही, डचीज और कैंटून्स के रूप में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे, जिनके शासकों के अपने खुद के क्षेत्र। ईस्टर्न यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्च विद द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल्स। ठीक है। पूर्वी और मध्य यूरोप में जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे, पूर्वी और मध्य यूरोप में, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, पूर्वी और मध्य यूरोप में निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। इन इलाकों में डाइवर्स पीपल्स, तरह तरह के लोग, स्टूडेंट्स रहते थे, तरह तरह के लोग इनमें रहते थे। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, आमतौर पर ये डिफरेंट भाषाएं बोला करते थे। एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, और ये अलग अलग एथनिक कंपोजिशन से, एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, हैब्सबर्ग अंपायर जो कि ऑस्ट्रेलिया हंगरी पर शासन करता था। फॉर एग्जाम्पल वॉज अ पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स, जो कि बहुत से, हैब्सबर्ग अंपायर जो कि ऑस्ट्रेलिया और हंगरी के ऊपर शासन करता था, ये भी बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स और लोगों से मिलकर बना हुआ था। इट इंक्लूड्स द एल्पाइन रीजन्स, द टायरोल, ऑस्ट्रेलिया एंड द सुडेंटलैंड। ऑस्ट्रेलिया हंगरी के ये क्षेत्र स्टूडेंट्स, टायरोल, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया का सुडेंटलैंड, एज वेल एज बोहेमिया, इसमें ये पार्ट्स इंक्लूड थे। इट इंक्लूड्स द एल्पाइन रीजन, द टायरोल, ऑस्ट्रेलिया एंड द सुडेंटलैंड, ऑस्ट्रेलिया का सुडेंटलैंड, एज वेल एज बोहेमिया, इसमें बोहेमिया क्षेत्र के भी, बोहेमिया भी इसमें शामिल था। ठीक है। वेयर द एरिस्टोक्रेसीज, एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं स्टूडेंट्स कुलीन, किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं कुलीन, एरिस्टोक्रेसीज कुलीन वर्ग जो था, एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं कुलीन लोग, जो अमीर लोग उस समय के थे उनको एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। एरिस्टोक्रेसी वॉज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग, वहाँ के जर्मन स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे। इट ऑल्सो इंक्लूड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस, लोम्बार्डी एंड वेटिनिया। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा कुलीन वर्ग पोलिश भाषा, हंगरी में आधे लोग, ठीक है स्टूडेंट्स, इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेतिया। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक, स्टूडेंट्स अगर हंगरी की बात करें, इन हंगरी हाफ ऑफ द पीपल स्पोक मैगियार, आधे से ज़्यादा लोग मैगियार भाषा बोलते थे। वाइल द अदर हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलैक्ट्स, और दूसरे बचे आधे लोग अलग अलग भाषाएं, उनका डायलैक्ट्स अलग अलग बोली उनकी हुआ करती थी। इन गैलिसिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश, गैलिशिया में एरिस्टोक्रेसी पोलिश भाषा बोलते थे। बिसाइड दीज थ्री डोमिनेटिंग ग्रुप्स, इन तीन डोमिनेटिंग ग्रुप्स के अलावा देयर ऑल्सो लाइव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इन तीन डोमिनेंट ग्रुप्स के अलावा देयर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर, इसी बाउंड्रीज के भीतर इन तीन डोमिनेंट क्षेत्रों के अलावा भी, इन तीन डोमिनेंट क्षेत्रों के अलावा भी हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले सब्जेक्ट पीजेंट अधीनस्थ लोग, जो कि दूसरों के अधीनस्थ लोग थे, वो भी रहते थे। जैसे कि बोहेमियंस, स्लोवाकास टू द नॉर्थ में स्लोवाकास, स्लोवेंसीज इन कार्नियोला में स्लोवेंस, दक्षिण में क्रोट्स ऑफ द साउथ के क्रोट तथा पूर्व की तरफ ट्रांसलिवेनिया तथा एंड रोमन्स ऑफ द ईस्ट
ट्रांसिल्वेनिया के रोमन्स, ईस्ट के पूर्व साइड के, ठीक है, ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग। सच डिफरेंस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। इस तरह के डिफरेंसेस के कारण पॉलिटिकल यूनिटी होना संभव नहीं हो पाती थी, इजी नहीं हो पाता था। द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वाज अ कॉमन एलिगेंस टू एम्परर। इन तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। एक चीज इन सभी लोगों के बीच में कॉमन थी, जो कि इन सभी लोगों को बाइंड किए हुए थी, जो इन सभी को बांधे हुए थी टुवर्ड्स देयर एम्परर, अपने एम्परर के लिए। और वो क्या, एक चीज इनको बांधी थी, वो थी अपने एम्परर के प्रति इन लोगों की निष्ठा, इन लोगों की अपने एम्परर के प्रति जवाबदेही जो थी वो इन लोगों को बांधे हुई थी। स्टूडेंट्स, हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज। हम बात करते हैं कि किस तरह से हाउ डिड नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का विचार उभर कर सामने आया। राष्ट्रवाद और राज्य का विचार कैसे उभरा, कैसे उभर कर सामने आया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आगे जिक्र करेंगे स्टूडेंट द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लासेस की। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लासेस, सोशली एंड politically a landed aristocracy was the dominant class on the continent। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे प्रभावशाली था। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। इस वर्ग के सदस्य एक साझा महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। ठीक है, कुलीन वर्ग सबसे प्रभुत्वशाली था, जीवन शैली से बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजन के आर पार व्याप्त थी।